नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की तरफ। पोलैंड की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे यूक्रेन। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। आज से यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। हाई अलर्ट पर प्रशासन। किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर। आज से सामान्य रहेगी अस्पतालों में ओपीडी। वहीं कोलकाता केस में आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी। शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमानत का विरोध कर रही सीबीआई आज देगी जवाब। देश आज मना रहा है पहला अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को समर्पित इस दिन पर दिल्ली में होगा मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो। शीर्ष पर रहे पीटर एंडरसन। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई। यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डूडा से भी मुलाकात की। उन्होंने पोलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी के फैसले का ऐलान किया और फिर दोहराया कि किसी भी संघर्ष का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सा की चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का फैसला किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अगले साल जनवरी के महीने में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि पोलैंड के सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार वर्तमान समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड बैंक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीजा जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर निकाले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वीजा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए, तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, न सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए। अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर भी जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो इनपुट के साथ वॉर्सा से अरुण कुमार और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पोलैंड के अपने सफल दौरे के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी पोलैंड यात्रा विशेष रही। दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। इस यात्रा से एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को गहरा करने का अवसर मिला है। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की आशा रखते हैं। हमारी दोस्ती निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकती है। मैं पोलिश लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज
45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर हैं और इस समय वॉशिंगटन में हैं। आज वो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेता आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बात करेंगे और इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात करने वाले हैं। राजनाथ सिंह अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री का भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। सुबह 10 से 12 बजे, दोपहर 3 से 5 बजे तक 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को होने वाली ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा है, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को फुल प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सिपाही भर्ती का पेपर बेचने का दावा करने वाले 11 टेलीग्राम चैनल और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बीते 12 सालों में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया गिरोह के 1541 सदस्यों पर भी एसटीएफ और जिलों की पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक एसपी, एएसपी और सीओ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। केंद्रों पर राजपत्रित अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई गई है। केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी की दुकानों, साइबर कैफे, मोटरसाइकिल स्टैंड आदि की चेकिंग भी होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में ही है, उनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में 60,244 कांस्टेबलों के चयन के लिए परीक्षा में 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 23 से 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त तक 67 जिलों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पीएससी के साथ साथ जो आरपीएफ वगैरह है या आरएफ है, ये भी हमारे पास ड्यूटी के लिए आ गई हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी स्टेशंस पे और हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं। इसमें अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है, जबकि शेष की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा संदिग्ध अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र पर ही ई-केवाईसी की व्यवस्था की जा रही है। इनकी परीक्षा के बाद भी स्क्रूटनी की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार फ्री में बसों से यात्रा कर सकेंगे। बसों में उम्मीदवार का एडमिट कार्ड ही टिकट के तौर पर काम करेगा। परीक्षा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम के साथ ही बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को ठगों से सावधान रहने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के छतरपुर में 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पूर्व सदर और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शहजाद हाजी के आलिशान बंगले पर बुलडोजर चला, कई कारें भी तोड़ी गईं। आरोप है कि पथराव की घटना की अगुवाई शहजाद अली ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी छतरपुर आगम जैन ने कहा, पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द उनको पकड़ा जाएगा। विशेष समुदाय द्वारा आज कोतवाली थाने पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। उस समय उन्हें समझाइश दी गई, लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा उसमें पथराव किया गया और जिसे तत्काल ही पुलिस के द्वारा काबू में लिया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा उसमें एफआईआर की जा रही है और लगभग 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर की गई है और सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ भी जारी है और पूरे छतरपुर शहर में शांति व्यवस्था सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खबर कोलकाता से, जहां डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की वजह से गुस्से की आग में झुलस रहे देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। अब आज से ओपीडी सुविधा पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्टिव ऑपरेशन, वार्ड में सेवाएं, लैब में जांच की सुविधा सहित दूसरी सेवाएं भी पहले की तरह मरीजों के लिए बहाल रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताने और भविष्य के लिए किए गए उपायों के बाद ये तय माना जा रहा था कि अब डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कल शाम को एम्स, आरएमएल और उसके सहित दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक हुई और हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन ने उम्मीद जताई कि कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई टीम से आज जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो सकती है और इस बीच इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। सियालदह कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई लगातार संदीप घोष से सवाल जवाब कर रही है। जानकारी के मुताबिक संदीप घोष से अब तक करीब 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। 14 अगस्त को हुई मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ है और इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा था। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां एक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद भी है। डालते हैं एक नजर घाटी में चुनाव को लेकर हो रही गतिविधियों से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चुनाव निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजीव कुमार ने विधानसभा चुनावों के दौरान फर्जी बयानों से निपटने के लिए ECI की तत्परता पर भी प्रकाश डाला। जितनी भी इंतजाम है उसको फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। ये जो ROs हैं, जो DOs हैं, उनके ऊपर में इस बात पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। JNK में लोगों में चुनाव में भाग लेने का भारी उत्साह है। ऐसे हमें वहाँ गए थे तब भी पता लगा था। ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, उससे भी पता लगता है। हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहाँ वोट दे। घाटी में आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पिछले चुनाव के मतदान आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम था। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी दी गई। नारी शक्ति चौपाल यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसके तहत पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट दोनों की महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित करके उन्हें स्वीप एक्टिविटी के बारे में बताया गया, जिसके तहत उनको अवेयर किया गया कि हर एक वोट जो है वो कितना कीमती है। इनको हमने सेंसिटाइज किया कि फर्दर ये खुद भी वोट डालें और फर्दर अपनी सोसाइटी में जिन जिन वर्गों से ये जुड़े हुए हैं उनको भी ये सेंसिटाइज करें कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। और जो 25 सितंबर 2024 को जो रियासी में वोटिंग होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, खुद भी और आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो बाहर निकल के वोट देने जरूर आए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए अलग अलग दलों की दहलीज पर पहुंच रही है। कांग्रेस ने चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला व अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जहां एक ओर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अनियमित मानसून के बावजूद भारत की आर्थिक गति बरकरार है। आर्थिक समीक्षा में 6.5 से 7% की GDP वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों में ही अपनी गति को बनाकर रखा है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2024 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। मासिक आर्थिक समीक्षा में भारत की आर्थिक वृद्धि बरकरार है। टैक्स बेस में वृद्धि और निरंतर आर्थिक गतिविधियों के कारण वित्त वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में GST संग्रह में वृद्धि देखी गई। अप्रैल जुलाई अवधि में कुल GST कलेक्शन 7.4 लाख करोड़ रुपए हुआ। अप्रैल जुलाई की अवधि में ई-वे बिल की संख्या में भी दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई। देश में औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पहली तिमाही में 5.2% पर रहा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद पहले 4 महीने में निर्यात में इजाफा देखा गया। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जो कि मजबूत
परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में परिलक्षित होता है। फिजिकल कंसोलिडेशन के गाइड पाथ को मजबूत राजस्व संग्रह और पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाकर मजबूत आर्थिक प्रदर्शन द्वारा बनाए रखा जाएगा। वहीं वैश्विक मांग में सुधार और मजबूत घरेलू मांग से वित्त वर्ष 2025 जुलाई 24 तक में व्यापारिक निर्यात और आयात अपने पिछले वर्ष के स्तर को पार कर गए, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे 11 महीने से अधिक के आयात को कवर किया जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में घटकर 3.5% रह गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। मानसून की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिससे खरीफ की बुआई का रकबा बढ़ा है। तिमाही शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.6% पर स्थिर बनी हुई है, जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स के सकारात्मक संकेत को प्रदर्शित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। 89.49 मीटर का जैवलिन थ्रो करते हुए नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे और इसी के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज शुरुआती 4 प्रयास में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 5वें प्रयास में उन्होंने दम दिखाया और टॉप 3 में जगह बनाई। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और पहला स्थान हासिल किया। आज देश अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के 1 साल पूरा होने पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं भारत मंडपम में राष्ट्रपति इससे जुड़े एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम की थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। कार्यक्रम में उच्च स्तरीय सत्र, इंटरैक्टिव तमाम जो प्रदर्शनियां हैं उसका भी आयोजन किया गया। और इस बीच इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि देश भर के संस्थानों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह मनाया जाएगा। और फिलहाल समाचारों में दीजिए इजाजत। नमस्कार।